गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। जैसा कि आप जानते हैं हम फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न पार्ट फर्स्ट पे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं एंड अब बात करने वाले पार्ट सेकंड पे जो बचा हुआ पोर्शन है उसको ख़त्म करने वाले हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट। अब बात करते हैं जेनेटल एग्जामिनेशन की। जो जेनेटल ऑर्गन्स हैं उनके अंदर क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिल सकती हैं एट बर्थ पे, उनके बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट वन देख लेते हैं, इन मेल। मेल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन मेल नॉर्मल टेस्टिस डिसेंड इन सेक्रोटम जस्ट बिफोर बर्थ। जो नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, नॉर्मली टेस्टिस है वो डिसेंड हो जाते हैं सेक्रोटम में जब बर्थ होने वाला होता है बेबी का, उससे कुछ वीक पहले ही। ओके। फर्स्ट टेस्टिस डिसेंड एट 36 वीक ऑफ एज। जो 36 वीक का हो जाता है बेबी जब इंट्रायूटेराइन लाइफ के टाइम पे, तब टेस्टिस फर्स्ट टेस्टिस डिसेंड होता है सेक्रोटम के अंदर। एंड नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं, सेकंड टेस्टिस कब डिसेंड होता है? एट 40 वीक ऑफ एज पे डिसेंड हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट वन देख लेते हैं अपन, वुल्फन डक्ट फॉर्म मेल जेनेटल ऑर्गन। जो वुल्फन डक्ट होती है उससे क्या होता है, जो मेल जेनेटल ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि वुल्फन डक्ट मेन जेनेटल ऑर्गन का प्रीकर्सर होता है। जैसे कि जो सीएनएस होता है उसका प्रीकर्सर कौन होता है? न्यूरल ट्यूब होती है। सबसे पहले बेबी के अंदर न्यूरल ट्यूब बनती है, न्यूरल ट्यूब मैच्योर होकर सीएनएस का फॉर्मेशन करती है। सीएनएस इन द सेंस ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। तो जो न्यूरल ट्यूब होती है वो क्या हो गया? प्रीकर्सर हो गया सीएनएस का। इसी तरह से जो मेल जेनाइटल ऑर्गन होते हैं उनका प्रीकर्सर कौन होता है? वुल्फन डक्ट। वो आगे मैच्योर होकर मेल जेनाइटल ऑर्गन का फॉर्मेशन करती है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं अपन, टेस्टिस डिसेंड बाई टू प्रोसेस। जो टेस्टिस हैं वो टू प्रोसेस के द्वारा डिसेंड होते हैं सेक्रोटम के अंदर, पहले एब्डोमेन कैविटी के अंदर होते हैं। फर्स्ट वन, फर्स्टली टेस्टिस एब्डोमेन कैविटी से इनगुइनल कैनाल में आते हैं बाय द हेल्प ऑफ एंटीमुलेरियन हार्मोन। एक एंटीमुलेरियन नाम का हार्मोन होता है, उसकी हेल्प से एब्डोमेन से इनगुइनल कैनाल में मूव करते हैं। अब देन सेकंड प्रोसेस में क्या होता है? सेकेंडली अब ये इनगुइनल कैनाल में आ चुके हैं, उसके बाद इनगुइनल कैनाल से सेक्रोटम के अंदर डिसेंड हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ एंड्रोजन। एंड्रोजन जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनके द्वारा। ओके। इस टाइप से टू प्रोसेस के द्वारा ये डिसेंड होते हैं सेक्रोटम के अंदर। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट, एबनॉर्मल कंडीशन कौन कौन सी देखने को मिल सकती है मेल जेनेटल ऑर्गन से रिलेटेड। ओके। फर्स्ट वन बात कर लेते हैं अपन, क्रिप्टो क्रिप्टोचिडम। तो क्रिप्टोचिडम क्या होता है? इट डिफाइन एज अनडिसेंडेड टेस्ट। अगर टेस्टिस डिसेंड नहीं हुए एब्डोमेन कैविटी से सेक्रोटम में, अगर डिसेंड नहीं हुए तो उसे क्या बोल देंगे? क्रिप्टोचिडम बोलते हैं। ओके। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, या दूसरी क्या बोल सकते हैं, इफ टेस्टिस नो डिसेंड एट फर्स्ट ईयर ऑफ एज। यानी कि 1 साल की एज तक भी, जन्म के बाद भी अगर 1 साल तक भी अगर डिसेंड नहीं हुए तो भी इस कंडीशन को क्रिप्टोचिडम बोलते हैं। ओके। ये एक एबनॉर्मल कंडीशन होगी। और इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? ट्रीटमेंट सर्जरी होगी। सर्जरी के द्वारा सेक्रोटम के अंदर डिसेंड करवाते हैं टेस्टिस को, और सर्जरी को क्या बोलते हैं? ऑर्क्योपेक्सी बोलते हैं। ओके। अब नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं, फीमोसिस। सेकेंड जो एबनॉर्मलिटी क्या देखने को मिल सकती है मेल जेनेटल ऑर्गन से रिलेटेड? फीमोसिस देखने को मिल सकता है। फीमोसिस क्या होता है? इट इज़ रेफर एज नॉन रिटेक्टेड फोर स्किन। यानी कि फोर स्किन नॉन रिटेक्टेड हो जाती है, पीछे की ओर मूव नहीं करती है, कंप्लीटली रूप से आगे की ओर ही रहती है। ओके। इट हैज़ टू टाइप। फीमोसिस के भी दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन फिजियोलॉजिकल फीमोसिस हो सकता है, या फिर जो बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट है उसे फिजियोलॉजिकल फीमोसिस बोलते हैं, कोई भी फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी के कारण। एंड नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं पैथोलॉजिकल, कोई डिजीज कंडीशन के कारण अगर फीमोसिस होता है तो वो क्या होता है? पैथोलॉजिकल फीमोसिस। यानी कि कोई इन्फेक्शन के द्वारा फीमोसिस हो चुका है आफ्टर बर्थ तो वो पैथोलॉजिकल फीमोसिस के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की, कि फीमोसिस का ट्रीटमेंट क्या है। तो मेडिकल मैनेजमेंट की बात आती है। मेडिकल मैनेजमेंट में स्टेरॉयड क्रीम देते हैं, और बोलेंगे उसको 6 to 8 वीक तक उसको हर दिन 2 टाइम अप्लाई करनी है फोर स्किन के ऊपर, ताकि फोर स्किन लूज हो सके। ठीक है। एग्जाम्पल, बीटा मैथाजोन नाम की स्टेरॉयड दे सकते हैं उसको, और 6 से 8 वीक तक उसको बोलेंगे कि हर दिन 2 टाइम उसको अप्लाई करना है फोर स्किन पे, ताकि फोर स्किन लूज हो और नॉन रिटेक्टेड फोर स्किन वापिस से रिटेक्टेड हो जाए। क्लियर। नेक्स्ट वन सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में अगर फिजियोलॉजिकल फीमोसिस है तो सर्जरी डन करेंगे 7 to 8 ईयर के ऊपर। ओके। जैसे 7 से 8 साल का हो जाएगा बेबी तब हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं अगर फिजियोलॉजिकल फीमोसिस है।
अगर पैथोलॉजिकल इन्फेक्शन के कारण हुआ है तो हम जस्ट इन्फेक्शन के टाइम पे ही सर्जरी परफॉर्म कर देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं यूरिथ्रल ओपनिंग एबनॉर्मलिटी। थर्ड वन कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को, एबनॉर्मलिटी क्या देखने को मिल सकती है मेन जेनेटल ऑर्गन से रिलेटेड, यूरिथ्रल ओपनिंग एबनॉर्मलिटी। इसमें क्या होता है, नॉर्मली यूरिथ्रल ओपनिंग प्रेजेंट एट मीडियन लाइन। जो नॉर्मली जो यूरिथ्रल ओपनिंग होती है वो मीडियन लाइन, जो पेनिस की मीडियन लाइन है वहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब एबनॉर्मल होगी तो क्या क्या हो सकता है, इसके अंदर तीन टाइप से होती है। एपिस्पीडियासिस फर्स्ट कंडीशन होती है एपिस्पीडियासिस, यूरेथ्रल ओपनिंग एट अपर साइड और डोर्सल सरफेस ऑफ पेनिस। अगर पेनिस के अपर साइड या डोर्सल सरफेस पे ओपनिंग है यूरिथ्रल की तो उसे बोलेंगे एपिस्पेडियासिस, सॉरी एपिस्पीडियास बोलते हैं। एंड सेकेंड वन बात करें हाइपोस्पेडियास। हाइपोस्पेडियास किसको बोलेंगे, अगर ओपनिंग लोअर साइड में या वेंट्रल सरफेस ऑफ पेनिस पे ओपनिंग है यूरिथ्रल तो उसे क्या बोल देंगे, हाइपोस्पीडियास। अब आपको डायग्राम दिखा देते हैं इस टाइप से। फर्स्ट वन डायग्राम देख पा रहे हैं, नॉर्मली रूप से ओपनिंग कहाँ पे, मीडियन लाइन पे प्रेजेंट होती है। अगर वो लोअर यानी कि डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलेंगे, एपिस्पीडियस बोलते हैं। अपर सरफेस पे, अपर साइड में, सी नंबर पे थर्ड नंबर का डायग्राम है। अगर हाइपोस्पीडियस हुआ है, सेकंड नंबर के डायग्राम की बात कर रहा हूँ, लोअर साइड में अगर यूरिथ्रल ओपनिंग प्रेजेंट है तो उसे क्या बोल देंगे, हाइपोस्पीडियस, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं अच्छी तरीके से। क्लियर। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं अपन फीमेल के अंदर। तो फीमेल के अंदर नॉर्मली रूप से लेबिया माइनोरा होती है, वो कवर रखती है लेबिया मेजोरा को। ओके, इफ़ डोंट कवर, अगर डोंट वो कवर नहीं कर पा रही है तो मतलब प्री टर्म बेबी हुआ है, यानी कि वो 37 वीक से पहले उसकी बेबी का बर्थ हो चुका है। अब बात कर लेते हैं फीमेल जेनेटल ऑर्गन का जो प्रीकर्सर होता है वो कौन होता है, मुलेरियन डक्ट होती है। जैसे कि मेल का कौन होगा, वुल्फन डक्ट, और फीमेल जो जेनेटल ऑर्गन है वो किससे बनते हैं, मुलेरियन डक्ट से बनते हैं। मुलेरियन डक्ट मैच्योर होकर फीमेल जेनेटल ऑर्गन का फॉर्मेशन करती है। ओके, अब एबनॉर्मल कंडीशन देख लेते हैं फीमेल जेनेटल ऑर्गन से रिलेटेड। फर्स्ट वन होगा सूडो मेंस्ट्रुएशन। तो ये क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। स्कैंटी ब्लीडिंग फ्रॉम जेनेटल ऑर्गन ड्यू टू विथड्रॉल मैटरनल हार्मोन, यानी कि मैटरनल हार्मोन के ज़्यादा सीक्रेट होने की वजह से अगर स्कैंटी ब्लीडिंग देखने को मिलती है तो क्या बोलेंगे, सूडो मेंस्ट्रुएशन हो चुका है। सेकंड वन स्मेग्मा। अगर स्मेग्मा क्या होता है वो देख लेते हैं। वाइट डिस्चार्ज होगा जेनेटल ऑर्गन से, वाइट कलर का डिस्चार्ज अगर प्रेजेंट है किसी फीमेल बेबी के अंदर तो मतलब वो कौन सी कंडीशन को इंडिकेट करता है, स्मेग्मा को इंडिकेट करता है। डेड एपिथेलियल सेल प्रेजेंट इन डिस्चार्ज, जो वाइट कलर का डिस्चार्ज होता है उसमें डेड एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होती है। ओके, इट डिसअपियर आफ्टर 1 to 2 डे, ये नॉर्मल होता है, 1 से 2 दिन बाद अपने आप डिसअपियर हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जामिनेशन की, 10वें नंबर की एक्सट्रीमिटी एग्जामिनेशन, यानी कि हैंड और पैर, हैंड और फुट के अंदर कौन कौन सी एबनॉर्मलिटी या डिफॉर्मिटी देखने को मिल सकती है एट द बर्थ। तो नॉर्मल कंडीशन की बात कर लेते हैं, बोथ एक्सिमेट्री और सिमेट्रिकल होते हैं एक दूसरे के। ओके, अब एबनॉर्मल कंडीशन कौन कौन सी देखने को मिल सकती है उनकी बात कर रहे हैं एक्सट्रीमिटी के अंदर। ओके, फर्स्ट वन बात कर लेते हैं क्लब फुट, यानी कि जो पैर होते हैं उनकी स्ट्रक्चर में एबनॉर्मलिटी हो जाती है उसे क्लब फुट बोलते हैं। अब नॉर्मल टर्मिनोलॉजी देख ले क्लब फुट से रिलेटेड। तो फर्स्ट वन बात कर लेते हैं अपन टेलीपेज। टेलीपेज किसके लिए यूज किया जाता है, फुट के लिए। फुट के लिए टेलीपेज वर्ड में यूज में लेते हैं। ओके, सेकंड वन बात कर लेते हैं इक्विनो। इक्विनो का मतलब होता है अपवर्ड हील, यानी कि हील है अपवर्ड हो चुकी है, नॉर्मल कंडीशन से अपवर्ड जो डायरेक्शन होती है उसमें मूव हो कर चुकी है हील, तो उसे क्या बोलेंगे, इक्विनो बोलेंगे। कैल्सिनस बोलते हैं, कैल्सिनस किसे बोलेंगे, अपवर्ड सोल मूवमेंट, जो अपवर्ड सोल मूवमेंट हो चुका है उसे कैल्सिनस बोलते हैं। एंड वेरस किसे बोलेंगे, वेरस बोलते हैं इनवर्ड मूवमेंट ऑफ फुट, फुट का इनवर्ड मूवमेंट हो चुका है उसे बोलेंगे वेरस। ई बोलेंगे वेलगस। वेलगस का मतलब होता है आउटवर्ड मूवमेंट, किसी भी चीज़ का आउटवर्ड मूवमेंट वेलगस कहलाता है। वेरस किसी चीज़ का इनवर्ड मूवमेंट। कैल्सिनस अपवर्ड सोल मूवमेंट, अपवर्ड सोल है अपवर्ड साइड में हो चुके हैं। अगर हील अपवर्ड हो चुके हैं तो उसे इक्विनो बोलेंगे। और टेलीपेज किसे बोलेंगे, फुट के लिए यूज करते हैं। अब देख लेते हैं एबनॉर्मल कंडीशन कौन सी हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन हो सकती है टेलीपेज इक्विनो वेरस। तो टेलीपेज फुट के लिए आया, इक्विनो का मतलब क्या होगा और वेरस का मतलब क्या होगा, हील अपवर्ड हो चुकी है इक्विनो का मतलब, और इनवर्ड मूवमेंट हो चुका है फुट का मतलब वेरस का। ठीक है, टेलीपेज मीन्स फुट हो गया, इक्विनो मीन्स हो गया हील अपवर्ड, एंड वेरस का मतलब इनवर्ड मूवमेंट, यानी कि फुट
के अंदर जो हील है उसका अपवर्ड और इनवर्ड मूवमेंट हो जाता है। तो आपको डायग्राम दिखा देते हैं इस टाइप से, ठीक है। जो हील है वो अपवर्ड हो चुकी है एंड इनवर्ड मूवमेंट हो चुका है फुट का अंदर की ओर, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। टेलीपेज कैल्सिनस वेलस किसे बोलते हैं? तो टेलीपेज कैल्सिनस वेलगस बोलेंगे अपवर्ड सोल एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ फुट। सोल तो अपवर्ड हो जाएंगे और आउटवर्ड मूवमेंट हो जाएगा फुट का, इस तरीके से। जैसे आप देखो सामने की ओर ऊपर की ओर हो जाएंगे जो सोल हैं, फुट के सोल होते हैं वो, और आउटवर्ड मूवमेंट हो जाएगा फुट का। ओके, अब नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं अपन 11th नंबर पे स्पाइनल कॉर्ड एग्जामिनेशन की, कि स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड कौन कौन सी एबनॉर्मल कंडीशन देखने को मिल सकती है एट द बर्थ किसी बेबी के अंदर। तो सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन की बात कर लेते हैं। नॉर्मली जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो स्ट्रेट पोजीशन के अंदर होती है, बिल्कुल सीधी होती है। एबनॉर्मल कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है उनकी बात करते हैं। तो फर्स्ट वन आएगा केफोसिस। केफोसिस का मतलब होता है कि आउटवर्ड कर्वेचर हो चुका है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, बाहर की ओर मुड़ चुकी है वो, जैसा कि आपको डायग्राम दिखा देते हैं इस टाइप से। बाहर की ओर कर्वेचर हो जाएगा। आउटवर्ड कर्वेचर अगर स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है तो वो किसको इंडिकेट करता है? केफोसिस हो चुका है पेशेंट को। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस का मतलब होता है कि इनवर्ड कर्वेचर हो चुका है स्पाइनल कॉर्ड का एट मेनली रूप से कहाँ पे होता है? लंबो सैक्रल रीजन पे होता है। ओके, लंबो सैक्रल रीजन पे इनवर्ड कर्वेचर होगा स्पाइनल कॉर्ड का, इन द सेंस लॉर्डोसिस हो चुका है पेशेंट को, इस टाइप से। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं इस टाइप से इनवर्ड मूवमेंट हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड का। ओके, अब बात कर लेते हैं स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस का मीन्स होता है लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि लेटरल साइड में या तो राइट या लेफ्ट साइड में कर्वेचर हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। वो किसको इंडिकेट करेगा? स्कोलियोसिस को, इस टाइप से जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। इस टाइप से लेटरल साइड में कर्वेचर हो चुका है स्पाइनल कॉर्ड में, और बोल देंगे इसे स्कोलियोसिस। 12th नंबर की बात कर लेते हैं हिपेटिक सिस्टम एग्जामिनेशन, यानी कि हिपेटिक सिस्टम के अंदर क्या क्या एबनॉर्मलिटी देखने को मिल सकती हैं। फर्स्ट वन नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं। नॉर्मल बिलीरुबिन लेवल होता है, एक न्यू बोर्न जो बेबी होता है, न्यू चाइल्ड होता है, उसके अंदर होता है 5 mg/dl होता है। एंड अडल्ट की बात करें तो 0.2 से 1.2 mg/dl होता है। ओके, क्योंकि शुरू में वहाँ पे किडनी वगैरह मैच्योर नहीं हो पाती हैं और चाइल्ड के अंदर, तो इंटेस्टाइनल मूवमेंट भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाते हैं वहाँ पे, लीवर भी इमेच्योर होता है, तो वहाँ पे बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा देखने को मिलता है एक न्यूबॉर्न के अंदर। जबकि अडल्ट के अंदर सब ऑर्गन अच्छी तरीके से अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे लेवल मेंटेन रहता है, और लेवल कम ही रहता है 0.2 से 1.2 mg/dl। क्लियर। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं एबनॉर्मल कंडीशन की, कि कौन कौन सी एबनॉर्मल कंडीशन देखने को मिल सकते हैं हेपेटिक सिस्टम से। तो मेन एबनॉर्मल कंडीशन है जॉइंडिक्स। तो जॉइंडिक्स का मतलब होता है इट रेफर्स ए येलोविश कलर ऑफ स्किन, आइज एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू इंक्रीज बिलीरुबिन लेवल, यानी कि बिलीरुबिन के लेवल बढ़ने की वजह से अगर स्किन, आइज और म्यूकस मेम्ब्रेन का येलोविश कलर हो चुका है, तो ये किस कंडीशन को इंडिकेट करता है? पेशेंट को जॉइंडिक्स हो चुका है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंटिक्स। तो फर्स्ट वन हो जाएगा, टू टाइप्स हैं। फर्स्ट वन हो जाएगा फिजियोलॉजिकल जॉइंटिक्स एंड सेकंड वन पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल यानी कि कोई भी ऑर्गन के एबनॉर्मलिटी के कारण, पैथोलॉजिकल यानी कोई डिजीज या इन्फेक्शन के कारण बिलीरुबिन का लेवल बढ़ रहा है, तो उसे पैथोलॉजिकल जॉइंटिक्स बोल देते हैं। फिजियोलॉजिकल जॉइंटिक्स इट अकर्स आफ्टर 24 आवर ऑफ बर्थ ड्यू टू इमेच्योर लेवल। इमेच्योर लेवल के कारण हो जाता है क्योंकि वहाँ पे लीवर अपना मेटाबॉलिज्म अच्छी तरीके से कर नहीं पाता है और बिलीरुबिन को बॉडी से बाहर नहीं ट्रांसफ़र कर पाता है, तो वो बॉडी के अंदर बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा और उसे बोल देंगे फिजियोलॉजिकल जॉइंटिक्स। ये 24 आवर के बाद में देखने को मिलता है, बर्थ के बाद मेनली रूप से। इन दिस डिक्रीज आरबीसी लाइफ साइकिल, आरबीसी लाइफ साइकिल डिक्रीज होएगा। आरबीसी के ब्रेकडाउन से ही तो बिलीरुबिन बनता है, तो अब जल्दी जल्दी आरबीसी जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय होंगे तो जल्दी जल्दी बिलीरुबिन बनता जाएगा और बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है और जॉइंटिक्स देखने को मिलता है। इन दिस इंक्रीज बिलीरुबिन लेवल मोर देन 12 mg/dl से ज़्यादा हो जाता है फिजियोलॉजिकल जॉइंटिक्स के अंदर। ओके, अब पैथोलॉजिकल जॉइंटिक्स की बात कर लेते हैं। इसके अंदर 24 आवर, ये भी 24 आवर के बाद देखने को मिलता है। मेल इन्फेक्शन इसका कारण होता है और बिलीरुबिन का लेवल 15 mg से पर डेल से ज़्यादा हो जाता है पैथोलॉजिकल जॉइंटिक्स के अंदर। ओके, अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। किसी को जॉइंटिक्स हो चुका है, किसी बेबी को, तो अब अपने को नर्स, एज ए नर्स अपने को कौन से एक्शन परफॉर्म करने उसकी बात करते हैं अपन। तो फर्स्ट एक्शन है उसको एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे। वो मदर को बोलेंगे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं। अब वो क्यों करवाते हैं, उसका मेन रीज़न है
ताकि जो ब्रेस्ट मिल्क क्या करता है, एक्सक्रीशन करवाता है बिलीरुबिन का। कैसे, बॉडी के से बाहर निकलवाता है, कैसे, इंटेस्टाइनल जो एक्टिविटी है, जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, उनको बढ़ा के जो बिलीरुबिन को बॉडी से बाहर रिमूव आउट करवाने में हेल्प करता है। क्योंकि जो बिलीरुबिन है वो मेटाबोलाइज होके स्टूल और जो यूरिन है उसके थ्रू बाहर रिमूव आउट होता है। अब वहाँ पे इंटेस्टाइन के अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं हो पा रहे हैं तो बॉडी से रिमूव आउट कैसे होगा, तो हमें ब्रेस्ट फीडिंग एक्सेसिव करवानी ताकि पेरिस्टालसिस मूवमेंट ज़्यादा हो, इंटेस्टाइनल एक्टिविटी बढ़ सके और जो एक्सेसिव बिलीरुबिन है वो बॉडी से रिमूव आउट हो जाए। ओके, तो फर्स्ट एक्शन ये परफॉर्म करना है। एंड सेकंड एक्शन है फोटोथेरेपी प्रोवाइड करनी बेबी को। और फोटोथेरेपी में मेनली रूप से 6 लाइट यूज़ में लेते हैं। 4 लाइट होती है वो तो वाइट कलर की होती है, एंड 2 लाइट होती है ब्लू कलर की होती है। आपको दिखा देते हैं, इस टाइप से फोटोथेरेपी मशीन होती है। ये जो कांच का कंटेनर दिख रहा है, यहाँ पे बेबी को प्लेस करते हैं और ऊपर से लाइट डालते हैं। मेन अब बात कर लेते हैं डिस्टेंस कितना रखते हैं बेबी और लाइट के बीच में। डिस्टेंस कितना रखना है फोटोथेरेपी की जो लाइट है और उस जो बेबी को प्लेस कर रखा है उनके बीच में 45 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखना है। ओके, अब नर्सिंग अलर्ट याद क्या रखना है, फोटोथेरेपी दे रहे हैं किसी बेबी को तो मेन रूप से नर्सिंग एक्शन या कौन कौन सी चीज़ें एज ए नर्स अपने को ध्यान में रखनी होती हैं। तो फर्स्ट वन बात कर लेते हैं ड्यूरिंग फैथ। तो फोटोथेरेपी चेक द बेबी फॉर ब्लीडिंग बिकॉज इन बेबी प्रेजेंट विटामिन के डेफिशिएंसी ड्यू टू इमेचुलर। फोटोथेरेपी की वजह से क्या होता है, स्किन ब्रूसिंग होने के चांसेस होते हैं, वहाँ पे ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि बेबी के अंदर क्या होता है, लीवर इमेच्योर होता है तो विटामिन के का फॉर्मेशन नहीं कर पाता और विटामिन के क्लोटिंग फैक्टर बनाता है 2, 7, 9, 10। ठीक है, ये क्लोटिंग फैक्टर बनाता है। तो अब ये नहीं बनेंगे तो क्या होगा, क्लोटिंग नहीं होगी तो ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, ये फोटोथेरेपी देख लिए। कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं। फोटोथेरेपी के मेन कॉम्प्लिकेशन होगा ब्रोंज बेबी सिंड्रोम। ब्रोंज बेबी सिंड्रोम नाम का एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकता है फोटोथेरेपी के द्वारा। अब ब्रोंज बेबी सिंड्रोम क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। डार्क ग्रे एंड ब्राउन पिगमेंटेशन हो जाता है किसके अंदर, यूरिन के अंदर और स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये फोटोथेरेपी की वजह से मेन कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होता है। नेक्स्ट वन एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं 13 नंबर के बॉडी सिस्टम एग्जामिनेशन, यानी कि इसमें हम कंप्लीट बॉडी का देखते हैं मेनली रूप से स्किन से रिलेटेड और बर्थ मार्क वगैरह हम इसके अंदर चेक करते हैं। फर्स्ट वन बात कर लेते हैं वर्निक्स केसियोसा। वर्निक्स केसियोसा किसे बोलते हैं, इट इज़ ए वाइट चीजी सब्सटेंस दैट कवर न्यू बोर्न स्किन। जो न्यू बोर्न स्किन जैसे बेबी का जन्म होता है तो उसके बॉडी पे अपने को वाइट चीज़ी सब्सटेंस देखने को मिलता है, वो इंट्रायूटेरिन लाइफ के अंदर ही बन जाते हैं। तो उस जो सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, वर्निक्स केसियोसा बोलते हैं, जो पूरी स्किन को कवर रखता है, कंप्लीट बॉडी को। एंड कंपोनेंट देख लेते हैं वर्निक्स केसियोसा के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सीबम प्रेजेंट होता है। ओके, एंटीऑक्सीडेंट जो सब्सटेंस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। थर्ड वन डेड एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब फंक्शन देख लेते हैं, इसका फंक्शन क्या है, वर्निक्स केसियोसा का मेन फंक्शन क्या होता है, ये पूरी बॉडी को कवर तो करके रखता है बट ये क्यों करके रखता है इसका रीज़न देख लेते हैं। तो इसका फंक्शन है इट इज़ एक्स्ट्रा बैरियर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्लूड। ये जो भी फ्लूड होता है जो यूट्रस के अंदर या फिर जब बेबी बाहर आता है तो फ्लूड के कांटेक्ट में आता है तो उस फ्लूड से प्रोटेक्ट करता है बॉडी को। ठीक है, एक्स्ट्रा बैरियर का काम करता है। नेक्स्ट वन स्मूथ द बेबी स्किन। स्किन जो बेबी की स्किन है उसको स्मूथ बनाए रखता है, मतलब कि हार्डनेस नहीं होने देता, ड्राइनेस नहीं आने देता है, तो स्मूथ रखता है बेबी की स्किन को। ओके, एंड थर्ड वन देख लेते हैं मेन इसका फंक्शन प्रोटेक्ट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके अगेंस्ट प्रोटेक्ट रखता है बेबी को ताकि वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह क्रिएट ना हो। अब बात करते हैं फोर्थ वन फंक्शन का, प्रिवेंट फ्रॉम फ्रिक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी। डिलीवरी के दौरान फ्रिक्शन ना हो, आसानी से बेबी जो बर्थ कैनाल से पास आउट हो जाए, उसमें भी हेल्प करता है। ओके, लुब्रिकेशन का काम करता है एक्चुअली में। सेकंड वन देख लेते हैं लेनुगो। लेनुगो क्या होता है, ये जो फाइन सॉफ्ट हाइपोपिगमेंट ऑन स्किन, स्किन के ऊपर हाइपोपिगमेंट जो हेयर होते हैं, फाइन या सॉफ्ट, बिल्कुल बारीक और सॉफ्ट हाइपो पिगमेंटेड जो हेयर होते हैं स्किन के ऊपर, उन्हें क्या बोलते हैं, लेनुगो बोलते हैं। ओके, दे स्टार्ट टू अपीयर एट 16 वीक ऑफ एज। जब बेबी यूट्रस के अंदर होता है 16 वीक का हो जाता है तब ये स्टार्ट हो जाते हैं अपीयर होने। एंड कम्प्लीटली कवर बॉडी, कंप्लीट बॉडी पे कब तक आ जाते हैं ये, 20 वीक का हो जाएगा बेबी तब ये कंप्लीट रूप से पूरी बॉडी को कवर कर लेंगे। एंड सेड ऑफ कब हो जाते हैं, बिफोर डिलीवरी एट
30 वीक ऑफ एज, यानी कि डिलीवरी से पहले ही, यानी कि 30 वीक पे ये कम्प्लीटली रूप से डिसअपियर हो जाते हैं। लेनुगो रिप्लेस्ड बाई वेलस हेयर दैट प्रेजेंट एट बर्थ। जो लेनुगो उसके बाद 30 वीक पे तो डिसअपियर हो जाएंगे, उसकी जगह दूसरे हेयर आ जाते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, वेलस हेयर बोलते हैं। जो बर्थ के टाइम पे, जब बेबी का बर्थ होता है, जब उसकी बॉडी पे जो हेयर प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वेलस हेयर बोलते हैं। उनसे पहले कौन से हेयर प्रेजेंट होते हैं, लेनुगो प्रेजेंट होता है। वेलस हेयर क्या होता है, इसको देख लेते हैं। स्मॉल फाइन सॉफ्ट एंड स्लाइटली पिगमेंटेड जो हेयर होते हैं उन्हें वेलस हेयर बोलते हैं। ओके, जो बर्थ के टाइम पे बेबी के बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। अब जो वेलस हेयर वो भी रिप्लेस्ड हो जाते हैं बाई टर्मिनल हेयर एट अडल्ट एज। जब प्यूबर्टी के बाद जो अपनी कंप्लीट ह्यूमन बॉडी पे जो हेयर देखने को मिलते हैं उन्हें बोलते हैं टर्मिनल हेयर बोलते हैं, जो कि वेलस हेयर की जगह आ जाते हैं। वेलस हेयर डिसअपियर हो जाते हैं और उसकी जगह टर्मिनल हेयर अपीयर होने लगते हैं अडल्ट एज में, मेनली रूप से आफ्टर प्यूबर्टी के बाद। ओके, अब बर्थ मार्क्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से बर्थ मार्क्स देखने को मिल सकते हैं एट द बर्थ। ज़रूरी नहीं है देखने को मिल सकते हैं, तो कौन कौन से बर्थ मार्क देखने को मिल सकते हैं उनकी बात कर रहे हैं। फर्स्ट में बात करते हैं मोनगोलियन स्पॉट। अब मोनगोलियन स्पॉट क्या होता है उसकी बात करते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ मेलेनोसाइट एट लंबोसेक्रल रीजन। जो लंबोसेक्रल रीजन पे अगर मेलेनोसाइट से हार्मोन होता है उसका हाइपर पिगमेंटेशन हो चुकी है, वहाँ पे एक ही जगह पे वो कलेक्ट हो चुका है, उसे क्या बोलते हैं, मोनगोलियन स्पॉट। आपको डायग्राम दिखा देते हैं इस टाइप से। जो लंबोसेक्रल रीजन पे आप जो डार्क ब्लू स्पॉट देख पा रहे हैं इसे बोलेंगे मोनगोलियन ब्लू स्पॉट। ओके, नेक्स्ट वन, बर्थ इट डिसअपियर आफ्टर 2 ईयर ऑफ बर्थ। ये जन्म के 2 साल बाद अपने आप ही डिसअपियर हो जाता है। सेकेंड बर्थ मार्क की बात कर लेते हैं, स्ट्रोक बाइट और नेविस सिंप्लेक्स। ये क्या होता है, पिंक पेल रेड डायलेटेड कैपिलरीज ऑन नोज फोरहेड आईलिड्स एंड लोअर ऑक्सीपिटल एरिया। यानी कि जो ऑक्सी कैपिलरीज डायलेटेड हो जाती हैं और पिंक पेल रेड कलर का स्पॉट दिखने लग जाते हैं नोज पे, फोरहेड पे, आईलिड पे और लोअर ऑक्सीपिटल एरिया के अंदर। तो ये किसको इंडिकेट करता है, स्ट्रोक बाइट बर्थ मार्क को इंडिकेट करता है। इट डिसअपियर आफ्टर 2 ईयर ऑफ बर्थ। ये भी जन्म के 2 साल बाद अपने आप डिसअपियर हो जाता है। तो इस टाइप से आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे जो रेड स्पॉट दिख रहे हैं बेबी के फेस पे, ये किसको इंडिकेट करेंगे, स्ट्रोक बाइट बर्थ मार्क को। ओके, थर्ड वन बात कर लेते हैं नेवस वेस्कुलोसिस या फिर स्ट्रॉबेरी मार्क। स्ट्रॉबेरी मार्क क्या होगा, एलिवेटेड ब्लड कैपिलरीज ऑन फोरहेड। यानी कि जो अपना फोरहेड होता है वहाँ पे एलिवेटेड हो जाती हैं ब्लड कैपिलरीज। एलिवेटेड ब्लड कैपिलरीज अगर देखने को मिलती हैं फोरहेड पे तो इट मीन्स नेवस वेस्कुलोसिस बर्थ मार्क को ये इंडिकेट करती हैं। इट डिसअपियर आफ्टर 7 to 9 ईयर ऑफ बर्थ। ये बर्थ के 7 से 9 साल बाद डिसअपियर हो जाते हैं। फोर्थ वन बात करते हैं पोर्ट वाइन स्टेन और नेवस फ्लोमस। तो ये क्या होता है, डार्क रेड डेंस पर्पल कलर ऑफ फेस स्किन ड्यू टू एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ कैपिलरीज जस्ट बिलो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो कैपिलरीज होती हैं उनकी एक्स्ट्रा ग्रोथ हो चुकी है। तो क्या होगा, अपने को डार्क रेड डेंस पर्पल कलर का स्पॉट या मार्क देखने को मिलते हैं कहाँ पे, फेस के ऊपर। आपको डायग्राम दिखाते हैं इस टाइप से। अगर इस टाइप का बर्थ मार्क प्रेजेंट है इट मीन्स नेवस फ्लोमस बोलते हैं उसे, या फिर पोर्ट वाइन स्टेन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन पे मूव कर लेते हैं और फिफ्थ वन साइन की बात कर लेते हैं, हार्ली क्वेन साइन। हार्ली क्वेन साइन की बात कर रहे हैं, हार्ली डेविडसन बाइक की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, हार्ली क्वेन साइन की बात कर रहे हैं। हाफ बॉडी अपीयर रेड कलर एंड हाफ वुड बी नॉर्मल। यानी कि आधी बॉडी तो क्या होगी, रेड कलर की और आधी बॉडी नॉर्मल कलर की होगी। तो वो किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, हार्ली क्वेन साइन को। इट इंडिकेट एनी कार्डियक प्रॉब्लम और सेप्सिस। अगर ये हार्लिक्वेन साइन देखने को मिलता है तो ये किसको इंडिकेट करता है, या तो कोई कार्डियक प्रॉब्लम है उस बेबी के अंदर या कोई इन्फेक्शन हो चुका है उसकी बॉडी में। ओके, तो हार्लिक्वेन कलर चेंज की बात कर लेते हैं। हार्लिक्वेन एक कलर चेंज का भी होता है। ये क्या होता है, इट इज़ नॉर्मल कंडीशन, इट अकर्स आफ्टर 3 to 5 डे ऑफ बर्थ। यानी कि अगर आधी बॉडी का कलर चेंज हो रहा है 3 से 5 दिन बाद जन्म के बाद और वो वापस से डिसअपियर हो जाता है, टाइम ड्यूरेशन अगर वो वापस से डिसअपियर हो जाता है 30 सेकंड या 20 मिनट के अंदर। मान लो आज बेबी का जन्म हो और 3 दिन बाद अचानक से उसकी आधी बॉडी का कलर रेड हो गए, बट वो 30 सेकंड से 20 मिनट के अंदर वापस से डिसअपियर हो गए, नॉर्मल हो गए, तो उसे क्या बोलते हैं, हार्लिक्वेन कलर चेंज बोलते हैं। अगर वो परमानेंट है तो वो किसको इंडिकेट करेगा, कोई कार्डिक प्रॉब्लम या सेप्सिस हो चुका है, हार्लिक्वेन साइन बोलते हैं उसे।
आपको दिखा देते हैं। इस टाइप से ये हाफ बॉडी का रेड कलर हो चुका है, जैसा आप इस सर्किल के अंदर देख पा रहे हैं, बॉक्स के अंदर ये आधा तो रेड हो चुका है बॉडी का कलर, एंड हाफ बॉडी क्या है, नॉर्मल है। तो किसको इंडिकेट करेगी, हार्लीक्विन साइन को। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मेलिया। अब मेलिया क्या होता है, वाइट थिन पिन पॉइंट ऑन द नोज, चिक एंड अपर लिप ड्यू टू इनएक्टिव स्वेट ग्लैंड। अगर स्वेट ग्लैंड इनएक्टिव हो चुके हैं, वहाँ से स्वेटिंग नहीं हो पा रही है, तो क्या होगा, वहाँ पे वाइट थिन पिन पॉइंट देखने को मिलते हैं नोज पे, चिक पे और अपर लिप्स के ऊपर। वो किसको इंडिकेट करेंगे, मेलिया बर्थ मार्क को इंडिकेट करते हैं। स्वेटिंग एब्सेंट एट मेलिया, जो मेलिया एरिया होता है, यानी कि जो मेलिया होता है जहाँ पे स्वेट ग्लैंड इनएक्टिव है, वहाँ पे स्वेटिंग एब्सेंट होती है। अब ये डिसअपेयर कब होता है, जैसे ही स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है तो ये डिसअपेयर होने लग जाता है। तो मेनली रूप से स्वेटिंग 2 वीक्स के बाद होना स्टार्ट हो जाती है बेबी के अंदर, तो 2 वीक के बाद ये अपने आप ऑटोमेटिक डिसअपेयर हो जाएंगे। जैसे स्वेटिंग स्टार्ट हुई, ये सारे वाइट थिन पिन पॉइंट है वो डिसअपेयर हो जाते हैं। सो अपना टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। 2 पार्ट में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। तो ये टॉपिक आज पूरा कंप्लीट हो चुका है। चलो फिर, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।